हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम उत्पादन फलन और उत्पादन के नियमों के बारे में डिस्कस करेंगे। देखेंगे कि उत्पादन फलन होता क्या है, ये कैसे प्रभावित होता है। दोस्तों, ये उत्पादन फलन वर्ड जितना अजीब लगता है, इसको समझना उतना ही आसान है। ये बिल्कुल आसान चीज़ है। अगर आप ध्यान से समझोगे तो आपको बहुत जल्दी ये सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी बड़ी इजीली, और कभी नहीं भूलोगे आप। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं उत्पादन से। दोस्तों, उत्पादन क्या होता है, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लेते हैं कि मेरे को प्रिंटिंग प्रेस लगानी है। ठीक है, तो प्रिंटिंग प्रेस के लिए मेरे पास क्या होना चाहिए? सबसे पहले कागज़ होने चाहिए कच्चे माल के रूप में। दूसरा, मेरे पास लेबर होने चाहिए काम करने के लिए। एक मेरे पास ज़मीन का टुकड़ा होना चाहिए, और मेरे पास ज़मीन का टुकड़ा मान ले कि फैक्ट्री लगाने के लिए एक ज़मीन होनी चाहिए, प्लॉट होना चाहिए मेरे पास। एक फिर मेरे पास मशीनें होनी चाहिए जिनके द्वारा मैं पोस्टर को छापूँगा। तो इन सब चीज़ों का प्रयोग करके मैं क्या करूँगा, कुछ पोस्टर्स बनाऊँगा। तो दोस्तों, ये जो पोस्टर्स हैं ये होते हैं उत्पाद। और ये जो जितने कारकों का प्रयोग किया, जैसे कच्चे माल के रूप में पेपर और हाउस या फैक्ट्री बोल सकते हैं, जगह, मशीनें, लेबर, ये दोस्तों ये जो चार चीज़ों का मैंने प्रयोग किया है, इनको बोलते हैं उपादान। जब उपादानों का प्रयोग करके कोई उत्पाद तैयार किया जाता है तो इस पूरी प्रक्रिया को उत्पादन कहा जाता है। अब बात करते हैं हम उत्पादन फलन की। दोस्तों, उत्पादन फलन क्या होता है? जैसा कि मेरी प्रिंटिंग प्रेस में मैं पेपर लेके आया, दूसरा फिर मैंने लेबर भी लगाए थे, और इन सब का प्रयोग करके मैंने पोस्ट कार्ड बनाए थे। तो दोस्तों, अगर मैं मान लेता हूँ ये 3 बंडल से मैं इतने पोस्ट कार्ड बनाता हूँ और इतने मैं लेबर का प्रयोग करता हूँ, इतने लोग मिलके इतने कागज़ का प्रयोग करके इतने पोस्ट कार्ड बना देते हैं। अगर मान लेता हूँ मैं इनको डबल कर देता हूँ, मान लिया ये 3 बंडल हैं तो 3 की जगह मैं 6 बंडल कर देता हूँ, और मान लिया ये 5 अगर लेबर हैं तो 5 की जगह मैं 10 लेबर बढ़ा देता हूँ। यानी कि इन चीज़ों में मैंने 2 गुनी बढ़ोतरी करी, यानी कि 100% इसको भी बढ़ा दिया, इसको भी बढ़ा दिया। तो जो मेरा उत्पादन है, यानी कि जो मेरा प्रोडक्शन है, वो भी बढ़ जाएगा, मेरा वो भी 2 गुना हो जाएगा। ये सारी चीज़ें 2 गुनी करी तो मैंने, ये भी 2 गुना होगा। अगर इनको कम कर दूंगा मैं और इनको भी कम कर दूंगा तो डेफिनेटली ये भी कम हो जाएगा। जितना जितना मैं इन चीज़ों को बढ़ाऊंगा या कम करूंगा, उसी के अनुपात में ये चीज़ें भी प्रभावित होंगी। यानी कि जो हमारे उपादान थे, उपादानों में जब हम परिवर्तन करते हैं तो हमारा उत्पादन के अंदर भी परिवर्तन आता है। तो इसी संबंध को उत्पादन फलन कहा जाता है। सबसे पहले हम एक छोटी सी चीज़ और समझ लेते हैं। जो ये उपादान, यानी कि जो इनपुट्स मैंने यूज करे थे मेरी फैक्ट्री के अंदर, यानी कि जो प्रिंटिंग प्रेस है उसके अंदर, ये 2 तरह के हो सकते हैं। एक तो हो सकते हैं स्थिर कारक। स्थिर कारक मतलब जिनके ऊपर सिर्फ एक बार ही पैसा लगाया जाता है। मान लेते हैं जैसे मशीनें होगी, या फिर कोई बिल्डिंग ले लेता हूँ मैं, या कोई भूमि का टुकड़ा हो गया, या कोई घर हो गया जहाँ पे मैं अपनी प्रिंटिंग प्रेस शुरू करूँगा। तो इन दोनों चीज़ों के ऊपर डेफिनेटली मैं एक बार ही खर्च करूँगा। इसके लिए भी एक बार मैं पेमेंट कर दूंगा, इसको भी एक बार में खरीद लूँगा, और मशीन भी एक बार में खरीद लूँगा। रोज़ रोज़ तो मेरे को खरीदनी नहीं पड़ेगी। तो इनको बोलते हैं स्थिर कारक, जिनके ऊपर एक बार ही पैसा इन्वेस्ट किया जाता है। दूसरे होते हैं परिवर्तित कारक या अस्थिर कारक। ये होते हैं जैसे कि लेबर हो गया, और जो रॉ मटेरियल है, कच्चा माल, जैसे कि पेपर फैक्ट्री में ज़रूरत पड़ेगी पोस्टर बनाने के लिए। तो इन चीज़ों को मैं जब मन चाहे तब बढ़ा सकता हूँ। मान लेता हूँ कोई ऐसा सीज़न आ जाता है जिसमें पोस्टर ज़्यादा छपते हैं या ज़्यादा ज़रूरत होती है पोस्टरों की। मान लेते हैं कि जैसे इलेक्शन का टाइम है, इलेक्शन के टाइम पे बहुत ज़्यादा पैम्पलेट, पोस्टर, ये पोस्ट कार्ड वगैरह सारी चीज़ें छपती हैं। तो उस टाइम पे काम बढ़ जाता है। तो उस टाइम पे मैं क्या करूँगा, डेफिनेटली मैं, अगर मेरे पास 3 लेबर हैं तो 3 लेबर की जगह मैं 6 लेबर कर दूंगा। और अगर मेरे 3 बंडल लगते हैं तो इनकी जगह मैं 6 बंडल कागज़ के लगा दूंगा। तो उससे मेरा जो उत्पादन है वो बढ़ जाएगा। यानी कि परिवर्तित कारक वही कारक होते हैं जिनको हम जब मन चाहे बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं, डिमांड के हिसाब से, मांग के हिसाब से। दूसरा दोस्तों, अगर बात करें अवधि के आधार पर, तो अवधि के आधार पर जो उत्पादन फलन है वो 2 प्रकार का हो सकता है। एक तो हो सकता है अल्पकाल उत्पादन फलन, मान लिया कम समय के लिए, और एक होगा दीर्घकाल, मतलब लंबे समय के लिए, लॉन्ग टर्म। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं अल्पकाल उत्पादन फलन क्या होता है। मान लेते हैं जो मैंने लेबर्स लगाई थी और जो मैंने कच्चा माल के रूप में कागज़ लगाए थे, अगर इन दोनों चीज़ों के अंदर वही इलेक्शन वाली बात आ जाती है, इधर इलेक्शन आ गया, उस टाइम पे डिमांड होती है ज़्यादा, तो उस डिमांड को, उस मांग को पूरा करने के लिए मैं क्या करूँगा, डेफिनेटली पहले तो लेबर बढ़ाऊँगा। मशीनें तो उतनी रखूँगा, अगर मेरे पास 2 मशीनें हैं तो 2 ही रखूँगा। उनमें अगर मैं अब 10 घंटे काम करता हूँ तो इलेक्शन के टाइम पे 20 घंटे काम कर लूँगा। तो 20 घंटे काम करने के लिए मुझे मशीनें बढ़ाने की ज़रूरत नहीं, मैं क्या बढ़ा दूंगा, लेबर। और देखो, डेफिनेटली अगर मांग बढ़ रही है तो जो कच्चा माल है उसकी भी खपत ज़्यादा होगी, उसकी भी डिमांड ज़्यादा होगी, तो वो भी मैं ज़्यादा खरीद लूँगा। तो ऐसे जो
कारक जो परिवर्तित हैं, मतलब जिनको कभी भी परिवर्तन किया जा सकता है, उनके अंदर अगर हम परिवर्तन करते हैं और उसकी वजह से हमारा उत्पादन बढ़ता है तो उसको बोलते हैं अल्पकाल उत्पादन फलन। दूसरा है हमारा दीर्घकालिक उत्पादन फलन। दीर्घकालिक में क्या करते हैं दोस्तों, मान लिया मैं प्रिंटिंग प्रेस का भविष्य देख रहा हूँ कि मैं पूरे इंडिया के सारे पोस्टर मैं ही छापूँ, चाहे वो पंचायत का इलेक्शन हो, चाहे कैसा भी इलेक्शन हो, सारे के सारा काम मैं करूँ। तो मैं क्या करूँगा, मैं 2 मशीनों की जगह 4 मशीनें कर दूंगा, लेबर भी बढ़ा दूंगा और कच्चा माल, मतलब जो स्थिर कारक थे और परिवर्तित कारक थे उन दोनों को बढ़ाऊंगा मैं। अगर मुझे कंपनी को बढ़ाना है या मेरी प्रिंटिंग प्रेस को और बड़ा बनाना है तो मैं उन दोनों कारकों के अंदर परिवर्तन करूंगा। इसी को बोलते हैं दीर्घकालिक उत्पादन फलन। उससे जो प्रॉफिट होगा, मान लेते हैं कि मेरे पास अब 2 मशीनें थी, मैं सोचता हूँ भविष्य में थोड़ा सा और एक्सपेंड करूँ, विस्तार करूँ मेरी कंपनी का। 2 की जगह मैंने मशीनें कर ली 4, लेबर अब मान लिया 2 काम करते थे, लेबर भी मैंने बढ़ा के कर दिए 4। अब लेबर 4 हो गए, मशीनें 4 होगी, तो डेफिनेटली जो कच्चा माल है उसकी भी ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, हो सकता है मुझे जगह की भी ज़्यादा ज़रूरत पड़ जाए। जब इन सब चीज़ों में मैं परिवर्तन करता हूँ, यानी कि परिवर्तित और अस्थिर, परिवर्तित या अस्थिर बोलो या फिर स्थिर कारक बोलो, इन दोनों के अंदर अगर मैं परिवर्तन करूंगा और उसकी वजह से मेरा उत्पादन में बढ़ोतरी होती है तो उसको बोलते हैं दीर्घकालिक उत्पादन फलन। ठीक है दोस्तों, लेबर बढ़ाओ, मशीनें, यानी कि स्थिर और परिवर्तित, इसमें हमें दोनों बढ़ाने पड़ते हैं दीर्घकालीन। अल्पकालीन में क्या था, जो हमारे परिवर्तित कारक थे सिर्फ उन्हीं को हमने बढ़ाया था, उसी से हमारा उत्पादन बढ़ गया था। अब यहाँ पे क्या करते हैं, दीर्घकालीन में हम दोनों को बढ़ाते हैं जिससे हमारे उत्पादन में बढ़ोतरी हो। अब बात करते हैं दोस्तों प्रतिफल। प्रतिफल मतलब जो फायदा है, मुनाफा है, वो कब बढ़ता है कब घटता है। तो बढ़ता प्रतिफल कब होगा दोस्तों, मान लेते हैं जो मैंने इनपुट दिया उसके अंदर मैंने 50% बढ़ा दिया। जैसे कि मान लेते हैं मेरे पास 4 लेबर थी, तो 4 लेबर के अंदर मैंने क्या किया, 50% और बढ़ा दिया, यानी कि 2 लेबर और बढ़ा दी। लेबर कितनी बढ़ाई मैंने, 50%। या कोई भी एक कारक ले सकते हैं या सभी कारक, मान लिया मैंने 50% बढ़ाए, और जो मेरा कुल उत्पादन है ना वो भी मेरा 60% बढ़ गया। देखो मैंने इनपुट कितना बढ़ाया, 50%, और मेरा आउटपुट कितना बढ़ गया, 60%। तो इसका मतलब ये है कि मेरा जो प्रतिफल है वो बढ़ा है इसके अंदर, तो इसको बोलते हैं बढ़ता हुआ प्रतिफल। दूसरा आता है हमारा घटता प्रतिफल। घटता प्रतिफल में क्या होता है दोस्तों, मान लेते हैं मैं वही 50% इनपुट देता हूँ लेकिन आउटपुट मुझे 40% मिलता है। सब चीज़ें मैंने 50% बढ़ा दी, कोई चीज़ नहीं बढ़ाई मान लेते हैं, उसकी वजह से मेरा जो आउटपुट है या कोई भी फैक्टर की वजह से या किसी भी कारक की वजह से हो सकता है कम हो जाए, तो आउटपुट आया मेरा 40%। 40% का मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे 10% का लॉस हो गया, यहाँ पे 10% कम आया है, मुनाफा तो हुआ है। हमने चीज़ें, जो मैंने पैसा इन्वेस्ट किया वो किया मैंने 50% के हिसाब से, ठीक है, लेकिन मुझे जो कमाई हुई उससे मुझे 50% ही होनी चाहिए थी, लेकिन उसकी कमाई होती है मेरी 40% की, वृद्धि कितनी हुई, 40% की। तो इसमें क्या है, जो मेरा प्रतिफल है वो घट गया, तो इसको बोलते हैं घटता हुआ प्रतिफल। तीसरा आता है दोस्तों समानुपातिक प्रतिफल। समानुपातिक में क्या होता है, जब मैं 50% इनपुट बढ़ा देता हूँ तो मेरा आउटपुट भी 50% बढ़ जाता है। इसको बोलते हैं समानुपातिक, मतलब जितना हम बढ़ाते हैं उतना ही हमारा कारोबार बढ़ता है, सेम टू सेम, ज़्यादा कम होता नहीं है, उतना ही वृद्धि होती है जितनी हम चाहते हैं, उसको बोलते हैं समानुपातिक प्रतिफल। फिर दोस्तों कुछ टर्म्स हैं, ये हमारा जो अल्पकालीन उत्पादन प्रतिफल था उसके अंदर क्या था कि हम परिवर्तित कारकों को बदलते हैं। तो दोस्तों ये सारी की सारी परिभाषाएं भी उन्हीं के अंतर्गत आती हैं एक तरीके से। जैसे कि कुल उत्पादन का मतलब क्या होता है, जो परिवर्तित साधन, जो परिवर्तित कारक थे जितने मैंने लगा रखे थे उनका पूर्ण प्रयोग करके, वो सारा का सारा प्रयोग करके वो कुल कितना उत्पादन करते हैं उसको बोलते हैं कुल उत्पादन। ठीक है। दूसरा होता है सीमांत उत्पादन। अब दोस्तों सीमांत उत्पादन क्या होता है, ये बड़ी आसान चीज़ है। मान लेते हैं मेरे पास 15 लेबर हैं, 15 लेबर ने क्या किया, मेरे को 30 इकाई काम करके दिया, लेकिन मैंने लेबर को बढ़ा दिया 16, एक लेबर बढ़ गई मेरी, तो एक लेबर 16 लेबर ने कितना काम किया, 31 यूनिट, 31 इकाई काम किया। अब ये 15 लेबर थी वो काम कर रही थी 30, जो 16 हैं वो करती हैं 31। तो हुआ क्या है, अगर मेरा एक लेबर मैंने बढ़ाया है तो मेरा काम कितना बढ़ा है, कितना फ़ायदा हुआ, 1 इकाई बढ़ा है। लेकिन जहाँ यहाँ देख रहे थे यहाँ तो 2 इकाई बढ़ रहा था, लेकिन ये जो एक्स्ट्रा बंदा लगाया है इसकी वजह से हमारा उत्पादन में कितने प्रतिशत बढ़ता है या वो बदलाव आता है,
उसी को हम सीमांत उत्पादन कहते हैं। मतलब जो इस एक बंदे की वजह से जो बदलाव आया ना, जैसे ये 1 इकाई बदलाव आया इस वजह से, तो यही हमारा जो एक है, यही हमारा सीमांत उत्पादन है। तीसरा होता है हमारा औसत उत्पादन। औसत उत्पादन का तो मतलब ये हो गया कि जैसे 15 लेबर मिलके 30 इकाई काम करती हैं, तो एक लेबर की कितनी आ गई, 30 को हम 15 से भाग कर देंगे तो हमारा क्या आ गया, 2 इकाई। तो ये जो 2 है वो हमारा औसत उत्पादन हो गया। मतलब 1 इकाई से हमें कितना उत्पादन होता है, उसी को हम औसत उत्पादन कहते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों, जो प्रतिफल था वो हमारा कभी बढ़ता था कभी घटता था, ठीक है। बहुत कम ऐसा था कि वो बराबर रहता था, समानुपातिक था, लेकिन ज़्यादातर यही होता है, या तो बढ़ता है या फिर घटता है। तो हम बात कर लेते हैं कि उसके कारण क्या होते हैं, वो क्यों बढ़ता है। दोस्तों, अगर जो हमारे पास संसाधन है, कुल जो संसाधन है, जैसे मशीनें मेरी अब 10 घंटे काम करती है, तो मैं अगर उनके ऊपर 2 लेबर और लगा के, 2 मशीनें हैं तो 2 लेबर और लगा देता हूँ, तो उनसे 20 घंटे काम लेता हूँ, तो उनका पूर्ण प्रयोग करता हूँ। उसके पूर्ण उपयोग से भी क्या होता है, मेरा प्रतिफल बढ़ता है। मान लिया एक मशीन 10 घंटे काम करके 50 पोस्टर बनाती है, तो वही मशीन अगर 20 घंटे चलेगी तो वो 100 पोस्टर बनाएगी। मतलब यहाँ मेरे को 50 पोस्टर में जितना फ़ायदा होता था, जितनी वृद्धि होती थी, उतना 100 में कितना होगा, उससे डबल हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे मेरा प्रॉफिट है, जो मेरी जो कमाई है वो सीधा सीधा डबल हो जाती है। तो इससे क्या हुआ, मेरा जो प्रतिफल है वो 2 गुना हो गया, ठीक है। दूसरा कारण है श्रम विभाजन और कुशलता में वृद्धि। अब मान लेते हैं कोई झाड़ू पोछे वाला आदमी है, एक ऐसा टाइम आ गया इलेक्शन का जहाँ पे पोस्टर की ज़्यादा ज़रूरत है। अब मेरे पास मशीनें तो हैं, लेकिन मैं ये सोचता हूँ कि लेबर बढ़ाने की जगह 2 ये जो सफाई वाले काम करते हैं ना, 2 लेबर नहीं लेके आता, मैं इन्हीं को उसके ऊपर बिठा देता हूँ मशीनों के। तो वो लोग क्या करेंगे, वो लोग तो उतना काम कर नहीं पाएंगे, उतना स्किल्ड, मतलब उनकी कुशलता उतनी है नहीं, तो वो मेरे प्रोडक्शन को बढ़ा नहीं पाएंगे जितना मैं चाहूँगा। तो इससे क्या होगा, अगर कुशलता कम है, मतलब कम टैलेंटेड लोग हैं, तो वो कम उत्पादन करेंगे, यानी कि उत्पादन में कमी होगी। कमी तो नहीं कह सकते, मतलब वृद्धि नहीं होगी कहने से। अगर मैं एक कुशल लेबर लेके आता हूँ, मतलब एक पूरा टैलेंटेड लेबर लेके आता हूँ, तो वो क्या है कि पूर्ण उत्पादन करेगा, मतलब जितना उसकी कैपेसिटी है ना उससे ज़्यादा करने की कोशिश करेगा पूर्ण रूप से। यानी कि वो कहने का एक सीधा मतलब ये हो गया कि वो ज़्यादा कमा के देगा, जो स्किल्ड है, जिसको ज्ञान है। तो अगर मैं स्किल्ड, जो मेरे काम करने वाले लेबर हैं वो स्किल्ड होंगे, तो डेफिनेटली मेरा प्रतिफल बढ़ेगा। और साधनों का उचित समन्वय, साधनों का उचित समन्वय से क्या अभिप्राय है। मान लेते हैं मेरे पास एक सीट है 10 मीटर की, कागज़ की, उसके ऊपर मुझे पोस्टर बनाना 8 मीटर का, तो मैंने उसके ऊपर 8 मीटर का पोस्टर बना दिया। अब 2 मीटर की रह गया वो, तो मैंने उसको काट को कचरे में फेंक दिया। अब कचरे में फेंक दूंगा, 2 दिन के बाद एक बंदा आया, वो कहता है यार मेरे को तो 2 मीटर का ही बनवाना था पोस्टर, तो मुझे ध्यान आता है यार वो मैंने कचरे में फेंक दिया, वो नहीं फेंकना चाहिए था। तो इससे क्या है, जो मेरा संसाधन था उनका मैंने पूर्ण उपयोग नहीं किया, वो मैंने कुछ फेंक दिया, है ना, उसका मतलब मिसयूज़ कर दिया मैंने। तो उससे क्या होगा, जो मेरा प्रतिफल है वो घट जाएगा। मुझे ऐसा नहीं करना है। इसके अंदर जो संसाधन है उनका उचित प्रयोग करना है, मतलब पूरा जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके ना उतना करना है। अब वो जो 2 मीटर था मैं उठा के रख देता, बाद में वो 2 मीटर का बनवाने आता पोस्टर, में उसको बना के दे देता, तो इसमें बचत होती। तो इससे प्रतिफल मेरा बढ़ता ही है। अब बात करते हैं घटते प्रतिफल के। प्रतिफल घटेगा कब, वही बात, जब साधनों की स्थिरता होगी। मतलब मान लिया मेरे ऊपर काम ज़्यादा आ गया, लेकिन मैं जैसे कि लेबर बढ़ा दी, लेबर तो मैंने बढ़ाई नहीं, मशीन ने बढ़ा दी, या फिर मैं कोई भी चीज़ नहीं बढ़ाता, तो डेफिनेटली नहीं बढ़ाऊंगा तो मेरा प्रतिफल क्या है, कम ही होगा। अपूर्ण प्रतिस्थापक का मतलब वही अनटैलेंटेड लेबर और टैलेंटेड लेबर। अगर मैं पैसे बचाने के चक्कर में ये सोचूंगा कि चलो इन दोनों से ही काम करवा लेता हूँ, सफाई वाले से, तो डेफिनेटली जो मेरा प्रतिफल है वो कम हो जाएगा। और दूसरा, जो अनस्किल्ड लेबर होगी वो क्या करेगी, उन संसाधनों का पूर्ण उपयोग भी नहीं करेगी, वही काम हो जाएगा ना, 2 मीटर को फेंक देंगी जो 2 मीटर का पोस्टर था। तो उससे क्या होगा, जो प्रतिफल है वो घट जाएगा, मतलब वो काम तो आया ही नहीं, नुकसान ही हुआ है वो, तो इससे प्रतिफल घट जाता है। तो ये सब चीज़ें थी दोस्तों, इसके अंदर हमने जो समझा है, इकोनॉमिक्स का हमारा टॉपिक था उत्पादन फलन। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।